साथियों, लालच वो बुरी बला है। अगर जो इंसान एक बार इसमें फंस जाए और लालच के चक्कर में पड़ जाए तो हर एक अनैतिक काम करता है, हर एक उस रास्ते पे जाता है जहां से कि उसे सुकून मिल सके, उसे शांति मिल सके। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? दरअसल आज की जो कहानी है उसमें हर एक किरदार लालच में डूबा हुआ है और इसी लालच के चलते ना सिर्फ एक लोगों की हत्या होती है बल्कि कई लोग की जिंदगियां हमेशा के लिए तबाह हो जाती है और कई लोग जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। तो आखिरकार ये कहाँ का मामला है और क्यों ऐसा होता है, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का एसके वारदात में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारे एसके वारदात तक की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही है। कुछ दिनों से टेक्निकल प्रॉब्लम थी इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। आप लोगों से गुजारिश, आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि जैसे पहले आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, पहले आप लोगों ने प्यार दिया, वैसे ही आगे भी सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड प्रदेश की। उत्तराखंड प्रदेश का एक बड़ा ही मशहूर शहर देहरादून, और इसी देहरादून का एक छोटा सा इलाका पटेल नगर। इसी पटेल नगर के रहने वाले श्यामलाल एक रिटायर्ड प्रिंसिपल होते हैं जिनकी उम्र लगभग 65 साल होती है। इनके परिवार में श्यामलाल के अलावा इनकी 2 बेटियां, बड़ी बेटी साधना जिसकी वो शादी कर चुके रहते हैं, छोटी बेटी निधि जो कि अपने ही इलाके से पढ़ाई कर रही है। बाकी श्यामलाल की पत्नी की मौत लगभग 20 साल पहले हो गई रहती। श्यामलाल अपने दोनों बेटियों के सहारे अपनी आगे की जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। रिटायर्ड होने के बाद अपने छोटी बेटी निधि के साथ ही रहते थे। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा चल रहा था, बढ़िया वक्त गुजर रहा था। बाकी ये जो श्यामलाल, ये 2 फरवरी 2025 की सुबह सुबह अपनी बेटी निधि से कह के निकलते हैं कि कुछ घंटों में वो वापस आ जाएंगे, घर से जाते हैं। बाकी एक बार जाते हैं तो फिर वो वापस ही नहीं आते। जैसे ही शाम होती है निधि अपने पिता के नंबर पे कॉल करती है, बाकी श्यामलाल का नंबर स्विच ऑफ आता है। जब श्यामलाल का नंबर स्विच ऑफ आता है तो निधि कुछ देर इंतजार करती है। कुछ देर के बाद अब फिर फोन करती है तो फिर से श्यामलाल का नंबर स्विच ऑफ आता है। अब निधि थोड़ी चिंतित होती है। अब अपनी बड़ी बहन साधना को कॉल करती है, कहती पिताजी ने कह के गए कि वो कुछ देर में वापस आ जाएंगे। बाकी शाम के लगभग 7 बज गए, 8 बज गए, अभी तक कुछ पता नहीं। अब साधना भी अपने पिता के नंबर पे कॉल करती है तो नंबर स्विच ऑफ। अब कई ऐसे व्यक्ति जो कि श्यामलाल के साथ नौकरी किए रहते हैं, सबको कॉल किया जाता है और सबसे श्यामलाल के बारे में पूछा जाता है। बाकी कोई श्यामलाल के बारे में बताता नहीं, किसी को श्यामलाल के बारे में पता ही नहीं रहता। दोनों बेटियां परेशान अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह भी ढूंढने की कोशिश करती है, तमाम जगहों पे कॉल करती है, तमाम जगहों पे जाकर खोजती है। बाकी श्यामलाल का कुछ अता पता नहीं। अब 1 दिन नहीं गुजरता है, 2 दिन नहीं गुजरता है, बल्कि 4 दिन का वक्त गुजर जाता है, श्यामलाल का पता ही नहीं चलता। अब 5वां दिन आ जाता है। निधि यही एक छोटी सी गलती कर दी कि वो समय से पुलिस के पास पहुंचती नहीं। 5वें दिन वो अपने नजदीकी थाना पटेल नगर में पहुंचती है, अपने पिता की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराती है। ना सिर्फ पुलिस अलर्ट होती है बल्कि 5वें दिन इस रिटायर्ड प्रिंसिपल को ढूंढने की कवायद शुरू करती है। पूरी तरह से पुलिस इस केस पे ध्यान देती है। सबसे पहले तो श्यामलाल के लोकेशन को ट्रेस करती है, उनकी कॉल डिटेल को निकालती है। कॉल डिटेल जब आती तो एक नंबर पे श्यामलाल लगभग कई सालों से बात कर रहे थे, लगातार घंटों घंटों, और उनकी लास्ट लोकेशन किशन नगर की दिखा रही थी। अब पुलिस वाले किशन नगर पहुंचते हैं। किशन नगर में कई जगहों पे श्यामलाल की तस्वीर को दिखा के, उनकी फोटो को दिखा के उनके बारे में पता किया जाता है। बाकी कोई श्यामलाल को बताता ही नहीं, ना ही कोई श्यामलाल को ये कहता है कि उन्होंने इधर आते हुए उनको देखा। अब पुलिस बड़ी हैरान। तभी पुलिस की नजर सीसीटीवी कैमरे पे जाती है। जितने उस इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं
सबको खंगालना शुरू करती है। यहां पुलिस को एक सफलता मिलती। दरअसल एक सीसीटीवी कैमरे में दिखता है कि श्यामलाल एक कमरे के भीतर जा रहे हैं पर वापस आ नहीं रहे। जब पुलिस उस घर के पास पहुंचती है तो देखती है कि वहां ताला पड़ा है। जो व्यक्ति वहां रहता है किराए पे, उसके बारे में जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि यहाँ एक गीता नाम की महिला, उसके पति हिमांशु, एक बेटा, इतने लोग ही यहाँ रहते थे। अब जब ये बात पुलिस को पता चलती और जब कॉल डिटेल खंगाली जाती तो पता चलता है कि कोई और नहीं, गीता वही है जिससे कि श्यामलाल सालों से लगातार कई कई घंटे बात करते थे। बाकी अब गीता के नंबर की कॉल डिटेल निकाली जाती है, उसकी लोकेशन निकाली जाती है, तो उसकी लोकेशन हर वक्त चेंज हो रही थी। कुछ कुछ देर पे नंबर भी स्विच ऑफ हो जा रहा था। पुलिस बड़ी हैरान थी, जब तक पहुंचती तब तक नंबर स्विच ऑफ, लोकेशन चेंज। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। बाकी जैसे ही गीता का कॉल डिटेल निकल के सामने आता है तो लास्ट बार वो 4 फरवरी को एक अजय नाम के व्यक्ति से लगातार वो 2 घंटे तक बात की रहती है। अजय जिसकी उम्र 30 साल और इस सहारनपुर के एक छोटे से इलाके का रहने वाला होता है। जब पुलिस अजय तक पहुंचती है, अजय को थाने लेके आती है, तो अजय से जब जोर जबरदस्ती करती है तो बिना किसी दबाव के अजय सच्चाई सामने रखता है। दरअसल अजय कोई और नहीं बल्कि गीता का ही भाई होता है। वो कहता है कि मेरी दीदी और जीजा के हाथों एक कत्ल हो गया था और उसी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए वो बार बार मुझे कॉल कर रही थी और मैं भी उसके कहने पे उसका साथ दिया, उसकी मदद किया। डेड बॉडी को हमने नहर में फेंक दिया। जब पुलिस को ये जानकारी मिलती तो जब तक डेड बॉडी मिल न जाए तब तक ये पुख्ता तौर पे कहा नहीं जा सकता कि डेड बॉडी श्यामलाल की ही थी। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और समय के साथ गीता की तलाश भी अब जोरों शोरों पे तेजी से होने लगती है। बाकी हर वक्त गीता की लोकेशन चेंज होती रहती है। पहले तो गीता मुंबई जाती, इसके बाद वहां से वो जयपुर जाती, इसके बाद कुछ ही समय के बाद वो महाकुंभ प्रयागराज पहुंचती, बाकी कुछ ही समय के बाद वो अमृतसर चली जाती। बाकी जैसे ही वो अमृतसर जाती पुलिस उसके पीछे पड़ी ही रहती है। अमृतसर पुलिस तुरंत गीता और उसके पति हिमांशु को गिरफ्तार करती और गिरफ्तार करके वो अब देहरादून के पुलिस के हवाले करती। जब गीता से और हिमांशु से पूछा जाता है तो एक ऐसी लालच भरी कहानी निकल के सामने आती है जिसकी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता। दरअसल गीता देखने में जितनी हसीन, जितनी खूबसूरत, उतनी ही बड़ी ढोंगी और लालची। गीता की जब शादी होती तो गीता एक बच्ची को जन्म देती। बाकी उसका जो पति होता है मेहनत मजदूरी का काम करता है। गीता की मुलाकात श्यामलाल से होती और जब श्यामलाल से गीता की मुलाकात होती तो श्यामलाल गीता से कुछ ही मुलाकातों के बाद कहता है कि दरअसल मेरी बस 2 बेटियां हैं, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे 20 लाख रुपए ले लो, इसके बदले में एक तुम मुझे लड़का पैदा करके दे दो। इस पे गीता तैयार हो जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और इधर जो श्यामलाल पैसे को पानी की तरह गीता पे लुटाने लगता है, गीता की हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करने लगता है। बाकी इसकी जानकारी गीता के पति को लग जाती है। चाहे पति मेहनत मजदूरी करे, क्यों ना वो गरीब हो, पर किसी गैर मर्द के बाहों में अपनी पत्नी को नहीं देख सकता। अब गीता का पति इस पे झगड़ा करता है, विवाद होता है और दोनों में तलाक हो जाता है। गीता अपने पति से तलाक लेके अलग हो जाती है और वो किशन नगर में आके किराए के कमरे में रहने लगती है, जहां की उसकी मुलाकात एक लड़का जिसका नाम हिमांशु होता है। हिमांशु एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा होता है। गीता देखने में खूबसूरत, हसीन थी। जैसे ही हिमांशु गीता को देखता है गीता पे मर मिटता है। दोनों की मुलाकात होने लगती है, बातचीत होने लगती है और बातचीत इस कदर आगे बढ़ती है कि दोनों में संबंध बनते हैं और संबंध ऐसा बनता है कि दोनों अब शादी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
हिमांशु गीता से शादी करके उसी किशन नगर में रहने लगता है। बाकी यहाँ जो गीता है, श्यामलाल से मिलना आज भी बंद नहीं की थी। वो श्यामलाल से लगातार मिल रही थी। श्यामलाल भी उसकी हर एक जरूरत को पूरा कर रहा था। बाकी एक बार फिर से ये जानकारी गीता के दूसरे पति को भी लग जाती है। बाकी इस बार कहानी कुछ अलग ही हो जाती है। जो हिमांशु है गीता से कहता है कि ऐसा है कि क्यों ना श्यामलाल को हम लोग अच्छे से फंसाएं, इसके बाद इससे मोटी रकम ऐंठ के और इसको ठिकाने लगा दे। गीता भी इस प्लान में शामिल हो जाती है। एक दिन जैसे श्यामलाल आता है, दोनों मिलके जैसे ही गीता श्यामलाल से आपत्तिजनक स्थिति में होती है, उससे संबंध बना रही होती है, ये सारी चीजें हिमांशु मोबाइल फोन में कैद कर रहा होता है। जब श्यामलाल वहां से जाता है, इसके बाद उसके मोबाइल फोन पे एक वीडियो जाती है, जिसको देखने के बाद श्यामलाल के होश ही उड़ जाते हैं। गीता कहती है कि दरअसल मेरे पति को सारी जानकारी हो गई है। अगर जो आप तुरंत के तुरंत 20 लाख रुपए नहीं देंगे तो ये वीडियो वायरल कर दी जाएगी। मेरे पति का ये कहना। श्यामलाल कहता है कि मैं पैसे तो इतने रखा नहीं, सारे पैसे तो तुम्हारे पे मैं लुटा चुका। और जहां तक इस वीडियो की बात रही तो सामने आके बैठता हूं, मेरे पास कुछ 5 लाख रुपए हैं, उनको मैं दे देता हूं, वीडियो अपने पति से कहो कि डिलीट कर दे। गीता कहती है ठीक है। अब श्यामलाल वहां पहुंचता है। जैसे ही वहां पहुंचता है, पहले से ही जो गीता का पति हिमांशु होता है वो घात लगा के बैठा होता है। जब श्यामलाल 5 लाख रुपए लेके पहुंचता है तो पहले तो श्यामलाल की दोनों मिलके गला दबा के हत्या करते हैं। इसके बाद डेड बॉडी को चुपचाप से एक पलंग के नीचे रख देते हैं। अब चूंकि हिमांशु MBBS की पढ़ाई कर रहा था, उसे पता था कि डेड बॉडी को अगर जो 24 घंटे के बाद टुकड़े किए जाए तो उसमें से ब्लड नहीं आएंगे। अब जैसे 24 घंटे का वक्त गुजरता है, हिमांशु उन डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े करता है। इसके बाद लगातार गीता अपने भाई को कॉल करती है इस डेड बॉडी को छिपाने के लिए। अब जो गीता का भाई अजय है वो आता है और अपने जीजा हिमांशु के साथ मिलके उस डेड बॉडी को उठा के दोनों लेके जाते हैं, नहर में फेंकते हैं। और इसके बाद गीता और उसके पति घर पे ताला लगाते हैं, वहां से चले जाते हैं और जो अजय होता है सहारनपुर चला जाता है। बाकी जैसे ही अजय अपना मुंह खोलता है, उसी की तहरीर पे गीता का नाम आता है और गीता के पति का नाम आता है। उनकी गिरफ्तारी होती है, सारा सच सामने आता है। जब गीता पुलिस के सामने अपने गुनाह को कबूली तो वाकई हर कोई हैरान था कि पहले तो ये कम उम्र की लड़की और दूसरा पैसे के लालच के चलते एक 65 साल के व्यक्ति को ना सिर्फ झांसा दी, ना सिर्फ उसके पैसे को लूटी, बल्कि उसकी जान भी ले ली। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह है? अपनी राय, अपनी सलाह कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।